बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर हकीकत यह कि खान साहब की हुकूमत इसलिए नहीं गिरी कि अपोजिशन कमज़ोर थी। खान साहब की हुकूमत इसलिए कायम है कि उसको बचाने वाले ताकतवर लोग हैं। बाकी जो हालात कल भी ख़राब थे वो आज भी ख़राब है। हुकूमतें तब्दील करने वाले ये मानने को तो तैयार हैं कि तब्दीली का तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। इसके बावजूद वो तजर्बे को इसलिए जारी रखना चाहते हैं ताकि कोई उनकी ताकत के बारे में शुबा न कर सके। तो खान साहब का ये दावा कि हुकूमत 2 साल पहले गिर जाती अगर अपोजिशन मफादात की सियासत में ना उलझती, तो दरअसल ये वो तसल्ली है जो वो खुद को और अपने वोटर और सपोर्टर को देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी हुकूमत ना महंगाई की वजह से गिरती है, ना बदतरीन मुआशी हालात की वजह से घर जाती है, ना गवर्नेंस की वजह से फेल होती है। हमारी सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि हुकूमतें उस वक्त टूटती हैं जब फैसला कुन कुव्वतें उन्हें तोड़ने या घर भेजने का इरादा करें, और इसमें अहम किरदार उन स्टेक होल्डर का होता है जिन्हें मुख्तदर हल्के कहा जाता है। कोरोना फंड में 1200 अरब रुपए के घपले की रिपोर्ट वजारत खजाना ने दबा ली। चीनी स्कैंडल पर बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट खुद खान साहब ने दबा ली, और फॉरेन फंडिंग केस में पेशी कोरोना का बहाना बनाकर टाल दी। रिंग रोड स्कैंडल में अरबों रुपए का घपला जुल्फी बुखारी को रातों रात बैरून मुल्क भेजकर दबा लिया। कौम को ग्रोथ रेट की खुशखबरी सुनाकर अवाम को बहस में उलझा दिया, और पीडीएम में दरार डालकर अपोजिशन को एक दूसरे से दस्तों गिरेबान कर दिया। और बचे सहाफी तो एक को फेंटी लगी, बाकी एक दूसरे को फेंटने में लगे हुए हैं। तो मुमलकत खुदादाद में यही कुछ हो रहा है। अब इसे 5th जनरेशन वॉर कह लें या कुछ और कह लें, मगर हकीकत यह है कि मुल्क की सियासी जमातें भले मकबूलियत के हिसाब से आगे हों, लेकिन इस लड़ाई में वो बहुत पीछे हैं। जो लड़ाई इस वक्त मुल्क में लड़ी जा रही है, जो हुकूमत बदतरीन महंगाई, ज़बूहाल मईशत, अनगिनत बेरोजगारी, बगैर किसी तरक्याती डेवलपमेंट और मनसूबों के 3 साल निकाल सकती है, तो उसका फिर अगले 2 साल और उससे अगले 5 साल तक हुकूमत में रहने का दावा जायज़ बनता है। ना मुल्क किसी को मसला लगता है, ना लगता है कि अवाम से किसी को कोई दिलचस्पी है। तो इस वक्त जो खेल हो रहा है वो ज़हन साजी का हो रहा है, जिसे लोग खेलते चले जा रहे हैं। और ये जंग जिसे 5th जनरेशन वॉर का नाम दिया जाता है, ये जंग कहीं और नहीं लड़ी जा रही, ये आपस में लड़ी जा रही है। और इसमें दुश्मन कोई और नहीं, इसमें दुश्मन हम एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि गुर्बत बढ़ रही है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है या हम बांग्लादेश से पीछे रह गए हैं। ना हम टेक्नोलॉजी में तरक्की कर पा रहे हैं, ना कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके बगैर दुनिया का गुजारा ना हो और दुनिया हमारी मोहताज हो। कोई ऐसी प्रोडक्ट के भी हम मालिक नहीं है। इस जंग के सिपाही भी हम हैं और दुश्मन भी हम हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि इस जंग के सिपाही भी हम हैं और दुश्मन भी हम हैं, मुहिब्बे वतन भी हम हैं, और गद्दारी के लेबल भी हम पर ही लग रहे हैं। सवाल तो ये है कि ये खतरनाक खेल कब तक खेला जाएगा और ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, जिसने लोगों का सुकून बर्बाद करके रख दिया। तो एक तरफ हुकूमत अपने खिलाफ आने वाले तमाम स्कैंडल को दबाए चले जा रही है, तो दूसरी तरफ अवाम को मुआशी अदाद शुमार में उलझा दिया गया। अब जिन्होंने 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वो 50 लाख से ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के दावे कर रहे हैं। गंदम का सीजन है और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आटा 90 रुपये किलो बिक रहा है। 2,80,000 में होने वाला हज इस साल 8 से 10 लाख में होगा, और ये दावा कोई और नहीं, खुद हुकूमत के एक अहम ओहदेदार कर रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश के बारे में ये बातें हो रही है कि वो हमसे तरक्की में आगे हैं, लेकिन कोई इस बात पर भी रोशनी डाले कि बांग्लादेश आगे निकल गया है या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और क्या इसकी वजह ये नहीं कि बांग्लादेश में अवामी हुकूमत है, लोग इस तरह एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ सूरत नजर आती है। तो कल तक मेन स्ट्रीम मीडिया या करंट अफेयर का सबसे बड़ा प्रोग्राम करने वाला सहाफ़ी आज गद्दारों की सफ में खड़ा है, उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा
तरक्की कैसे होगी? या तो लगता यूँ कि अन्ना वनडे रेवड़ियाँ वो भी अपने अनु, तो लगता यूँ कि लूट सेल लगी हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर के करीबी साथी का एक बहुत बड़े स्कैंडल में नाम आने के बाद बैरून मुल्क चले जाना, इसने मुल्क के अंदर एहतसाब की तमाम सूरत हाल को और कलई को खोल के रख दिया। ये खान साहब के करप्शन के खिलाफ बयानियों को सपोर्ट नहीं करता। रिंग रोड, चीनी, अद्वियात, आटा, पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियों की सेल, और अभी पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में नौकरियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि कोई और नौकरी नहीं है सिवाय सरकारी इदारों में लोगों को भरने के, जिसके बारे में कहा जाता था, खुद खान साहब कहते थे कि सरकारी इदारों पर बोझ डाला जाता है। और पिछली हुकूमतों ने सियासी मफादात को या सियासी बुनियादों पर लोगों को इदारों में भर्ती करके इदारों को जवाल का शिकार कर दिया। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में भी यही कुछ हो रहा है। तो ये जितनी वारदातें हैं, वारदातें कहा जाए या स्कैंडल कहे जाए, रिंग रोड, चीनी, आटा, अद्वियात और नौकरियां, ये इस जैसी करप्शन की वारदातें ना होती तो मेरा दावा ये कि ग्रोथ रेट 4 नहीं बल्कि 5% होता। जब मुल्क में करप्शन भी ख़त्म नहीं हुई और सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है, इदारों में रिफॉर्म भी नहीं हो रहे, एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही और सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है। अब सर्कुलर डेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? सरमायाकार का एतमाद कम हो रहा है, रोजगार के मौके कहाँ से पैदा होंगे? तो खुदा के लिए जो लड़ाई हमें दुश्मन से लड़नी चाहिए वो हमें दुश्मन से ही लड़नी चाहिए, खुद पर उसको मुसल्लत क्यों करके बैठे हुए हैं? तो कोई माने या ना माने, लेकिन इस वक्त मुल्क में मईशत की वो सूरत हाल नहीं है जो हुकूमत बता रही है। महंगाई के बारे में सारी सियासी जमातें मिलकर ये बात कह रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और पिछले एक साल में तमाम अशिया की कीमतें बढ़ी है। आज हुकूमत ने काउंटर के तौर पर एक दोबारा अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जो कि वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से है, जिसमें कहा गया जी कि एक साल में चीनी औसतन 16.5 रुपये फ़ी किलो बढ़ी है, जबकि कल ये कहा जा रहा था, कल जो अपोजिशन और बाकी लोग कह रहे थे उनके मुताबिक ये चीनी को 52 रुपये किलो बढ़ी है और 20 किलो आटे का थैला जो बाकी मार्केट में खबरें दे रहे गर्दिश थी उनके मुताबिक 354 रुपये का बढ़ा है, लेकिन इदारा शुमारिया ने कहा जी 118 रुपये बढ़ा है। अब 90 रुपये किलो के साथ अगर आटा का थैला 1100 रुपये की कीमत हो गई है, 1100-1200 का आटे का थैला मिलना 20 किलो का, उसके हवाले से भी अगर ये कहा जाए कि वो सिर्फ 118 रुपये महंगा हुआ है, तो ये वो आटा है जिसके बारे में माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि वो खाने के काबिल नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हुकूमत ने क्लेम किया कि बढ़ी है, तो कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कीमत में कमी हुई हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे घी हो, आटा हो, चावल हो, दही हो, तो तमाम अशिया की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं। लेकिन इस बात से वफाकी इदारा शुमारिया ने बिल्कुल इनकार नहीं किया कि जून 2020 के मुकाबले में महंगाई की शरह 8.6 से बढ़कर 11% हो गई है। तो ये वो एक बड़ी वजह। और एक और पोल खुला है जिसके बारे में हुकूमत बहुत ज़्यादा क्लेम कर रही थी कि हमारा डेफिसिट कम हो गया, तिजारती खसारा कम हो गया, तो उसकी भी एक रिपोर्ट आज एक बहुत बड़े अंग्रेजी रोजनामे में शाया हुई है कि बरामदात कम है और दरामदात तोक्कों से जायद हो रही हैं। यानी हुकूमत ने जो इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई थी पहले 1 साल 2 साल और ट्रेड डेफिसिट को कम किया था, अब माशाल्लाह उसका बोलो राम हो गया है। तो 1 साल कबल के मुकाबले में पाकिस्तान का इस वक्त तिजारती खसारा मई में 134% बढ़ा है। मई 2021 में माहाना खसारा 3 अरब 43 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गया है, जो 1 साल कबल तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख डॉलर था। और खदशात बढ़ रहे कि हुकूमत को बैरूनी अकाउंट कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना होगा। रुपये के लिहाज से तिजारती खसारे में सालाना बुनियादों पर 125% इजाफा हुआ है। रुपये के लिहाज से गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने से तिजारती खसारा अचानक बढ़ना शुरू हुआ और उसकी बड़ी वजह मुल्क में दरामदात में इजाफा था। उसके मुकाबले में जो बरामदाती अमल है, जो हम चीज़ें बाहर भेजते एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें इस कदर इजाफा नहीं हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी, हुकूमत क्लेम करती है। माली साल 2020-21 के 10 माह यानी जुलाई ता मई 2021 तक तिजारती खसारा 29.5% बढ़कर टोटल जो वॉल्यूम है इस वक्त तिजारती खसारे का
वो 27 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर है। पिछले साल ये 21 अरब 6 करोड़ 50 लाख डॉलर था। तो माली हजार 2020 में मुल्क का तजारती खसारा 31 अरब 82 करोड़ से कम होके ये 23 अरब डॉलर रह गया था। अब ये दोबारा बढ़ रहा है। तो पिछले 10 माह में जो सूरत हाल है वो वही हो चुकी है जो कि जिसके बारे में पहले ये कहा जाता जी कि इतना ज्यादा तजारती खसारा तो मुल्क जो है वो डूब रहा है और डॉलर का जो डॉलर पे जो दबाव आ रहा है, रुपए पे जो दबाव आ रहा है और डॉलर की जो डिमांड है, तो अब सूरत हाल ये है कि मुल्की दरामदाद का जो बिल है वो मई 2021 में 17.8% से बढ़कर 5 अरब 9 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा है, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इसी दौरान 2 अरब 86 करोड़ 30 लाख डॉलर था। तो माहाना बुनियादों पर दरामदी बिल में 3.23% इजाफा हो रहा है। तो ये वह सूरत हाल जिससे वो जो मुआशी कामयाबियां और जो भी हुकूमत क्लेम कर रही है वो जस्टिफाई नहीं करती। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत फिगर फर्ज कर रही है या फिर झूठ बोल रही है। तो अभी बजट आने वाला है, इस बजट में भी हुकूमत से ये तवक्कुआत की जा रही है कि वो कोई आवाम को रिलीफ देगी, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए लगता नहीं है कि कोई रिलीफ कहीं से आएगा। तो जो दरामदी बिल बढ़ा है उसमें इजाफे की बड़ी वजह पेट्रोलियम मसनूआत है। गंदम है, हमें बाहर से मंगाना पड़ी, चीनी बाहर से मंगाई, सोयाबीन, मशीनरी, खाम माल, केमिकल, मोबाइल फोन्स, खाद, टायर, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन की दरामद है। तो गुज़श्ता माह ड्यूटी फ्री इंपोर्ट में सालाना बुनियाद पर 73.78% और ड्यूटी के साथ दरामदात में 94.84% इजाफा हुआ। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं, महंगाई के मौजू पर ही वापस आते हैं। हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं महंगाई के ऊपर और देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच दानश्वर, तजिया निगार, सहाफ़ी, कॉलम निगार हसन निसार से मैंने होश संभाली है। आप मुझसे चाहें तो कसम उठवा लें, मैंने इस मुल्क के अवाम को महंगाई का मातम करते देखा है। मैंने इसके अलावा अयूब खान से, आई वॉज इन माई वेरी वेरी जूनियर क्लासेस, उस जमाने की मुझे आज भी याद है। अयूब खान टॉपल हुआ था चीनी की वजह से, ये इनके मुकद्दरों में लिखा गया है। पहले ये समझ लें, ये चीखते हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां भी हैं। एमएम आलम जैसे लोग और रेस्टोरेंट्स में जगह नहीं मिलती, गाड़ियों पे गाड़ियां चढ़ी हुई हैं। ये रोते भी हैं और मरते भी नहीं, पहली बात। दूसरी, बिलावल भुट्टो बहुत ही बेचारा, मुझे तरस आता है। टिपिकल किस्म का रिवायती सियासतदान बनता जा रहा है। उसे चाहिए अपनी निस्बत पे गौर करे। 100 झूठ बोलने हैं, को 10 जेन्युइन बातें कर ली। अच्छा, ये भी बेनजीर ने कहा, मुझे नहीं पता कि इनको इकोनॉमिक्स की, मैं भी खैर एबीसी जानता हूं, ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ ऑनर्स मास्टर्स किया इसमें। फवाद चौधरी का कहना बहुत ही साहिब है। न्यूट्रल एजेंसीज दुनिया की कह रही हैं कि मैक्रो इंडिकेटर्स में अभी माइक्रो नौबत नहीं आई। और देखो, इनकी फ्रस्ट्रेशन भी यही है बिलावल वगैरह की कि पीटीआई को अगर पूरा वक्त मिल गया तो इक्तसादी बेहतरी के ये जो सिग्नल्स हैं ये आम आदमी के चूल्हे तक चले जाएंगे। उसके बाद दे विल बी डूम्ड फॉरएवर। ये तो मेरा, आप पता है, मैं ना पीटीआई को स्पेयर कभी किया है जिंदगी में, ना मेरा कोई लेना देना नहीं है लोगों के साथ, लेकिन जो सच बात है वो यही है। इंडिकेटर्स बहुत ही इनकरेजिंग है, मैक्रो इंडिकेटर्स। सर ये एक मैक्रो का एक स्टेज आती है जो इट विल टेक टाइम। देखिए, हकीकत ये कि इस मुल्क में 2 या 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास बेतहाशा दौलत है, जिनकी जेब में जो सबसे छोटा नोट है वो भी 5000 का होता है। इससे छोटे नोटों को वो चिल्लर समझते हैं। ये एक रियलिटी है। तो ऐसे लोग भी पाकिस्तान में हैं
जिनका मुआशी मामला से, मुआशी हालात से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही उन्हें गुर्बत या महंगाई से कोई सरोकार है। अगर कोई ये समझता है कि लाहौर का जो पोश इलाका है MM आलम रोड, ये एलीट क्लास का शॉपिंग एक मॉल है या रोड है, कराची का तारक रोड, डिफेंस की मार्केटें, अगर इन पोश एरियाज में रश को देखकर कोई ये समझता है कि इस मुल्क में खुशहाली आ गई है, तो उसकी अकल पर मातम करने को जी चाहता है। जिस मुल्क में गुर्बत इतनी हो कि लोग बच्चों को नहर में फेंक दें, जहर देकर मार दें, ईद पर अपने बच्चों को कपड़े ना दिला सकें, खवातीन अस्पतालों के दरवाज़ों पर अपने बच्चों को जन्म दें, हॉस्पिटल में जगह ना हो, तालीम और इलाज की सहूलियात ना हो, तो ऐसे लोग इस मुल्क में तादाद 40% है, जिन्हें कहा जाता है वो खतरे गुर्बत से नीचे है। तो वो महंगाई का रोना नहीं रोएंगे तो क्या करेंगे? मगर इस मुल्क में जो दूसरा बड़ा काम हो, वो पहली बार ये हुआ है कि मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट गई है, जिनकी तनख्वाहों में कई साल से इजाफा नहीं हो रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो गई हैं। अब किसी की नौकरी चली जाती है तो उसे अगली नौकरी नहीं मिलती, जबकि नवाज शरीफ दौर को छोड़े, थोड़ा पीछे चला जाओ मुशर्रफ दौर में, तो नौकरियाँ इतनी थी, एक ढूंढो 1000 मिलती थी, फिर उसके बाद एक बैड स्लम्प आया, एक बैड पैच आया, उसके बाद थोड़ी गुर्बत बढ़ी, फिर पिछले दौर में कुछ सूरत बेहतर हुई। अब ये इंटेलेक्चुअल बदयांती है कि अगर आप ये कहें कि महंगाई का रोना तो इस मुल्क के अवाम की आदत है, भाई महंगाई होती है तो लोग चीखें मारते हैं, और जब महंगाई 3% से बढ़कर 11% पर चली जाती है तो लोग और ज्यादा चीखें मारते हैं। और जो चीखें नहीं मारते ये वही लोग हैं जिनकी पांचों घी में और सर कढ़ाई में होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि महंगाई भी जानबूझकर बढ़ाई जाती है ताकि लोग उससे निजात के लिए हुक्मरानों की तरफ देखते रहें, और जब इलेक्शन करीब आते हैं या हुकूमतों का आखिरी साल होता है तो फिर थोड़ा बहुत रिलीफ देकर या मुआशी तरक्की की झूठी तसल्ली देकर उनके वोट चलाने चल पड़ते हैं। और जो इलेक्शन चोरी होती है वो इस तरह होती है कि जब किसी को मुआशी तरक्की के ख्वाब दिखाए जाए और उसे सिर्फ ख्वाबों पर ही रखा जाए। गुफ्तगू करें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। और मीडिया के हवाले से हुकूमत एक आर्डिनेंस ला रही थी या लाने वाली थी या ला रही है, इसी पर बात कर रहे हैं वॉच फवाद चौधरी। पहली बात तो ये कामरान खान साहब के पाकिस्तान के अंदर 112 इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, 43 के करीब इंटरनेशनल चैनल्स हैं जो सिर्फ न्यूज़ से मुतालिक हैं। इतने बड़े मास मीडिया के होते हुए बार बार ये कैंपेन कि पाकिस्तान के अंदर इजहार राय को खतरा है, ये मासवा इसके कि इसको उन 800 इंडियन वेबसाइट्स पे बार बार प्ले किया गया जो बाद में पकड़ी गई, इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को ना कोई ख़तरा था ना ही कोई ख़तरा है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने जो रिपोर्ट चलाई और जिस ऑर्डिनेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस इटसेल्फ इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में रेगुलेशन की ज़रूरत है। ये वाकया उसकी वजह यह है कि जिसके ऊपर आपने पूरी रिपोर्ट बना दी, हमारे CPNE, APNS जैसी तंजीमों ने एक्शन कमेटी बना दी। हकीकत यह है कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से इस किस्म का कोई ऑर्डिनेंस किसी को भेजा ही नहीं गया, ना ही हमने इसको बनाया, ना ही हमने इसको स्प्रेड किया, ना ही हमारा इससे कोई ताल्लुक है। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर जो 2 पेजेस का एक प्रपोजल हमने जो भेजा, जो APNS को भेजा, जो बाकी जो तंजीमें हैं उनको भेजा, और हमने उन्हें कहा कि ये 5 कलीदी मसले हैं, फेक मैसेजेस उसमें एक बहुत अहम मसला है और इसके लिए हम लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, आप इसमें अपनी तजावीज़ दें। और इसका जवाब में मैं तो हैरान हूँ कि हमारे यहाँ इतना भी जो है वो नहीं है कि हम ऐसे ही है कि कान जो है वो पकड़ा गया तो वो पूरा भाग ही गया, भागना शुरू हो गए। पूछने की भी किसी ने जहमत नहीं की कि क्या ये ऑर्डिनेंस हुकूमत ने इशू कर रही है या क्या हुकूमत का ऑर्डिनेंस। लगता यूँ है कि हुकूमत मीडिया पर पाबंदियां लगाने के लिए ऑर्डिनेंस के फैसले पर यू टर्न ले गई है। जिस ऑर्डिनेंस को तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि हमने तो ऑर्डिनेंस किसी को भेजा ही नहीं, तो हुकूमत को इसकी तरदीद का 1 हफ्ते बाद ख्याल क्यों आया है? तो इसकी वजह साफ जाहिर है कि ये हुकूमत को भी पता लग गया है कि इस पर रद्द-ए-अमल शदीद होगा, और सिर्फ मुखालफिन नहीं बल्कि हुकूमत का हामी मीडिया भी इस बात को या इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम नहीं करेगा
ये पाबंदियां जो लगाई जा रही हैं, इस पर जो दुनिया से रिएक्शन आएगा वो शायद हुकूमत के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। तो इसके बावजूद हुकूमत मलबा मीडिया पर डाल रही है कि जी मीडिया ने अपना काम नहीं देखा और कौवे के पीछे भाग खड़े हुए। तो माफ़ कीजिएगा, वजारत अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डाल रही है। ये वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी थी कि जब ये ऑर्डिनेंस का मामला मीडिया पर डिस्कस हो रहा था तो उस वक्त इंटरवीन करती, इस मामले में मीडिया को इत्माद में लेती, जो कि नहीं लिया गया। अब जब इस पर इतना ज़्यादा लैशबैक आया है और तमाम मीडिया, तमाम सहाफ़ती इदारे, अपने पराए जितने हैं, सब ने इस पर ज़रा बहुत लेदे की है, तो अब वो कहते हैं जी हमने तो भेजा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और मलाइका बुखारी पीटीआई की रहनुमा है, तर्जमान है, गुफ्तगू कर रही हैं सियासी मामलात के ऊपर ऑन द फ्रंट में। देखते हैं कि क्या फरमाती है मलाइका बुखारी। ज़ुबैर साहब की कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ एक बहुत ही बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान के शायद बहुत बड़े लीडर हैं, और ज़ुबैर साहब काबिल एहतराम है, लेकिन कभी कभी इनकी बातों के ऊपर हंसी भी आती है कि जो आदमी पाकिस्तान की आला अदालत से नाअहल हो, जिसको पाकिस्तान का आइन कहता हो कि वो सादिक और अमीन नहीं, अदालत उज़्मा कह दे कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो अपनी पार्टी का हेड नहीं हो सकता, ये उस आदमी को अपना लीडर मानते हैं और अपने आप को भी ये बड़े सियासतदान हैं, गवर्नर रह चुके हैं सिंध के। तो इनको समझना चाहिए कि जो आदमी नाअहल हो वो कभी भी पाकिस्तान का बड़ा लीडर नहीं हो सकता। उनकी अपनी पार्टी के वोट बैंक के अंदर मकबूलियत ज़रूर होगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 पार्टी सिस्टम के अंदर एज अ थर्ड पार्टी क्यों इलेक्ट किया? क्योंकि वो इनकी मिस गवर्नेंस से, इनकी मेरा आपसे एक सवाल है कि वो आपको इसलिए इलेक्ट किया कि इनकी, वो आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नाअहल होने के बावजूद क्यों इतने पॉपुलर है नून लीग में नवाज शरीफ? ये मेरा आपसे सवाल है। आपने क्या, आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही है कि नवाज शरीफ जो है अभी भी रेलेवेंट है पॉलिटिक्स में? सवाल मेरा ये था। देखिए कामरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अपना वोट बैंक है, जो 2 धड़ों में बटा हुआ है। मुज़ाहमत और मुफाहमत की सियासत तो आप समझ रहे हैं ना कि चाचा और भतीजी में जो जंग है, जो मरियम नवाज का बयानिया है वो शहबाज शरीफ का बयानिया नहीं है। तो इनकी अपनी पार्टी में 2 धड़े हैं, पार्टी में मकबूलियत हो सकती है, शायद इनकी पार्टी में इनके बयानिए को पजीराई मिल रही हो, लेकिन आम आवाम के अंदर इनका जो इदारों के खिलाफ बयानिया है उसको कोई पजीराई नहीं मिल रही। जिन ये सीटों की बात कर रहे हैं उन सीटों के ऊपर इनको सियासी बरतरी हासिल थी, ये उन सीटों के ऊपर जीत चुके थे, वहाँ इनकी इलेक्टेबल्स की सियासत थी। और मैं जनरल साहब की बात की तायद करूँगी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, लेकिन 2023 के अंदर दोबारा नजरियों की जंग होगी। एक ऐसा नजरिया है जो आप जनरल साहब की तायद कर रही हैं। जनरल साहब ने एक और बात भी कही है कि इस तरह के पॉलिटिशियंस दरवाजों पर जाते हैं जर्नलों के, जिस तरह मुशर्रफ साहब। देखिए, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भट्टो को फांसी की सज़ा दी थी, तो क्या भट्टो साहब लीडर नहीं रहे? अब ये अजीब बात है कि जिसको अदालत ने नाअहल करार दिया है वो बड़ा लीडर नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को जिस तरह और जिस वजह से नाअहल की सज़ा सुनाई गई उसे कोई जी शऊर तो तस्लीम नहीं करता। अगर लोगों ने ये फैसला माना होता तो नवाज शरीफ सियासत से फारग हो चुके होते। अब हमारे पीटीआई के बाज़ रहनुमा बाज़-औक़ात बड़ी बेसरोपा बातें करते हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं होती, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि बस वही ठीक है बाकी सारे गलत हैं, और लीडर सिर्फ वही होता है जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हो। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री की नॉलेज ले लें। लीडर के लिए कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता कि वो वज़ारत उज़्मा के मसनद पर बैठे। तो यू कैन नेम, आई कैन नेम मैनी पीपल, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ तो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर वो लोग भी बैठ चुके हैं जो खुद से सही तरह ना उठ सकते थे ना बैठ सकते थे। दर्जनों ऐसे लीडर हैं जिन्हें कभी सरकारी मनसब नहीं मिला या वो सरकारी मनसब पर नहीं बैठते, तो वो लीडर कहलाते हैं। अब नवाज शरीफ किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो लीडर है और रहेगा। अब दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन इस मनसब के बगैर ही वो बड़े लीडर हैं। अब लीडर ना होते तो 3 साल से पीटीआई उनके नाम की माला ना जप रही होती, अपना काम कर रही होती। लेकिन नवाज शरीफ का खौफ इतना है कि कोई दिन ऐसा नहीं जो हुकूमत ने नवाज शरीफ का जिक्र किए बगैर गुजारा हो और फिर कहते हैं कि वो लीडर नहीं।
तो आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसतजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।